अध्याय 6 देख रहे हैं। नगर व्यापार और शिल्पजन। कुछ ऐसे शहर थे, हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत। ये शहर उस जमाने में ये आगे बढ़े, इनका डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद ये धीरे धीरे इनका डाउनफॉल या पतन भी हुआ। मैं आपको दिखा दूं कि ये शहर सूरत गुजरात का शहर है, मसूलीपट्टनम यहां पर है और यहां है हम्पी। हम्पी और हम्पी विजयनगर डायनेस्टी की राजधानी थी। यहां पर हम्पी के बारे में हम बात शुरू करेंगे और हम्पी की वास्तुकला और बाकी चीजें वाणिज्यिक तौर पे क्या चीज थी और कैसे वो बढ़ा, कैसे खत्म हुआ। तो हम्पी नगर जो है, मैं जरा थोड़ा सा इसको करीब ले जाऊं। ये जो हम्पी नगर है, ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, अगर आप देखें तो यहां पर कृष्णा नदी है और यहां पर तुंगभद्रा नदी है। तो इनके दोआब पे है, मतलब बहुत ही फर्टाइल एरिया पे है। और सीधी सी बात है कि जो भी डेवलप होते हैं शहर, वो आमतौर पर ऐसी जगह होते हैं जहां पर पानी की व्यवस्था हो। तो एक तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के घाटी पर हम्पी नगर था। और 1336 की मैं बात करूंगा, विजयनगर, विजयनगर जो डायनेस्टी है उसकी राजधानी था, उसका केंद्र स्थल था। और यहां पर हमें बहुत सारे खंडहर मिले हैं। यहां देखिए बहुत सारे खंडहर मिले हैं और ये जो खंडहर है, यानी कि जो भी इमारतें बनी होंगी वो टूट टाट गई और आज उसका जो भी अवशेष हमें मिलता है, इससे एक इंपॉर्टेंट चीज ये पता चलती है कि हम्पी की पूरी किलाबंदी हुई थी। यानी हम्पी शहर पूरी तरीके से फोर्टिफाइड था, किलेबंदी थी बहुत शानदार तरीके से। तो यहां पर होता यह था, इसमें अगर मैं थोड़ा आपको दीवारों पे ले जाऊं, तो दीवार में जो ईंटें लगती थी ना इस तरीके से, उनके बीच में कुछ लगाया नहीं जाता था। जैसे अगर आज हम देखें, ईंटें लगाते हैं उसके बीच में मसाला लगाते हैं ना, सीमेंट और बालू वगैरह का एक मसाला लगता है ताकि ये दोनों जकड़ जाएं आपस में। उस जमाने में नहीं होता था। उस जमाने में, मैं हम्पी की बात कर रहा हूं, वहां करते क्या थे, जैसे एक ये पत्थर है और दूसरा पत्थर ये है, ऐसे। अब क्या किया, इन दोनों को लॉक कर दिया, इन दोनों को फंसा दिया। तो अल्टीमेटली कैसा हो गया, ऐसे, यूं मान लीजिए आप, यूं। तो ये इंटरलॉकिंग जो है, जिसे हम कहेंगे शिलाखंड, यानी जो पत्थर है उनको फंसा के गूंथ कर ये दीवारें बनाई गई थी। यहां पर आप देखिएगा, ये एक दीवार बुर्ज जिसे कहते हैं, फोर्ट हो, जैसे फोर्ट होगा ना, बड़ा सा फोर्ट होगा, ये पत्थर का बना होगा। तो जो बुर्ज होता है, मतलब बीच बीच में एक वॉच टावर होता है जहां पर सैनिक खड़े होते हैं और देखते रहते हैं। तो ये बुर्ज का एक चित्रण आप देख रहे हैं। अच्छा, हम्पी की जो वास्तुकला थी, जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग थी। और यहां पर जो शाही भवन है, आप यहां पर देख भी पा रहे हैं, जो अलग अलग शाही भवन है उनमें बहुत बढ़िया मेहराब, मेहराब मतलब होता है एंट्री, और गुंबद। गुंबद जैसे आपको मैंने ताजमहल बताया था, हमने हुमायूं टॉम देखा था, तो गुंबद थे यूं करके, ऐसे, मतलब छत पे इस तरीके से गुंबद थे। और यहां पर बहुत सारे जो स्तंभ हैं, उसके बहुत बड़े बड़े विशाल कक्ष थे, बहुत बड़े बड़े विशाल से कमरे कह ले, अहाते कह ले, कोर्टयार्ड कह ले। और यहां पर मूर्ति रखने के लिए ना अलग अलग पार्ट बने हुए थे, जिसे हम आले कह रहे हैं। इसके अलावा यहां सुनियोजित बाग बगीचे यानी गार्डन्स थे, बहुत बढ़िया गार्डन्स थे। और जिसमें कमल, कमल तो आप जानते हैं, कमल, लोटस। और टोडो, टोडो कौन सा हुआ, ये आप ये देखिए, इसको कहते हैं कॉर्बेल। ये जो टोडो है, तो इनके बगीचों में कमल और ये कॉर्बेल इससे सुसज्जित थे वो। और यहां पर ये मूर्तिकला इस तरीके से थी, आप देखिए कितनी शानदार मूर्तिकला यहां पर बनी हुई है। अब मैं आता हूं 15वीं और 16वीं शताब्दी। इसमें क्या हुआ कि जो 15-16 सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर हम्पी ये बहुत इंपॉर्टेंट वाणिज्यिक मतलब ये होता है कि भाई कमर्शियल, जहां पर चीजें खरीद फरोख्त होती है, पैसा जनरेट होता है, इकोनॉमी चलती है। और दूसरा कल्चरल मतलब ये होता है नाच गाना, या फिर कहें कि म्यूजिक और शिल्प कला, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है।
तो इसके लिए हम्पी बहुत ही फेमस हो गया था, बहुत बहुत नाम था उसका। और यहाँ के जो बाजार है उस जमाने में, क्योंकि वाणिज्यिक केंद्र बनी गया था, ये कमर्शियल केंद्र बनी गया था, तो यहां पर मूरों, मूरों का मतलब क्या है? मूरों, मूरों का मतलब यह है कि मुस्लिम सौदागर, जो सौदागर थे, मुसलमान सौदागर, एक तरीके से जितने भी मुस्लिम सौदागर थे उन सबको मिला के कंबाइंड नाम उनका मूरो कहा जाता था। एक तो ये मूरो हो गए, और इसके अलावा कौन कौन हो गए? एक मूरो हो गए, और साथ में आपके चेट्टी, मैंने आपको बताया था चेट्टी, चेट्टियार, तो ये बड़े फेमस व्यापारी गण हैं। और पोर्चुगीज, पुर्तगाली, मतलब विदेश के बारे में बता रहा हूं, जो पोर्चुगीज लोग थे वो बहुत सारे लोग और उनके जो एजेंट्स थे, उनके जैसे हम आज कहते हैं कि दलाल, वो लोग बहुत सारे यहां पर रहा करते थे, मिलते थे यहां पर। अब जहां जो मंदिर है यहां पर, अब यह देखिए, अब हम्पी का ही मंदिर है ये, तो जो मंदिर है वो मेन सारी सांस्कृतिक गतिविधियां यही होती थी, नाच गाना गायन कला, सारी संस्कृति से रिलेटेड यहां काम होते थे। और यहां पर देवदासी प्रथा थी। देवदासी मतलब एक महिला जो भगवान के लिए अपन उनको डिवोट कर दिया गया। तो ये जो है, ये आपके शिव मंदिर है, लॉर्ड शिवा का मंदिर है। यहां पर ये राजा के सामने, मतलब यहां पर किंग बैठे होंगे, यहां पर और भी उनके जो किंग के करीब लोग होंगे, यानी कि किंग फैमिली वाले लोग हो गए, और जो बड़े लोग होंगे उनके सामने, और सामने देव प्रतिमा, मतलब कृष्ण भगवान, मतलब ये लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा कर देता हूं, किंग, किंग की फैमिली, बड़े बड़े लोग, उनके सामने ये देवदासियां नाच गाना या कहें नृत्य किया करती थी, नृत्य किया करती थी। अच्छा, एक और चीज है यहां पर, जो महानवमी का पर्व है ना, महानवमी जिसको हम नवरात्रि भी कह रहे हैं, ये यहां का मेन पर्व था, मेन पर्व। तो इस समय मेन यहां पर जैसे दिवाली होली होती है, उस तरीके से नवरात्रि वहां पर था। और एक ऐसा महानवमी पंच मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मंच, एक ऐसा कहे आलिशान सिंहासन दिखाना चाहता हूं, या फिर सिंहासन तो नहीं है, एक ऐसी जगह जहां पर राजा और बाकी लोग बैठ के इस सब चीजों का आनंद लिया करते थे। तो आप ये देखिए कि ये है महानवमी प्लेटफॉर्म हम्पी, यानी राजा बैठते थे यहां पर, ऐसे बैठते थे, और यहां पर जो भी सांस्कृतिक एक्टिविटी हो रही है वो देखा करते थे। साथ में कि जितने भी अतिथि आते थे उनका आदर सत्कार, कि भाई आइए बैठिए, भगत किया करते थे। और ये लोग जो उपहार लेके आ रहे हैं साथ में, वो सब भी राजा यहां पर बैठ के लिया करते थे। तो ये जो चीज है, और यहां पर क्या क्या काम होते थे, जैसे मैंने बताया सांस्कृतिक काम, जिसमें नृत्य हो गया, डांस, संगीत हो गया, और मल्ल युद्ध, कुश्ती, रेसलिंग। मल्ल युद्ध होता है कि दो लोग आपस में भिड़ते हैं, एक को चित करना होता है, तो ये मल्ल युद्ध यहां पर होता था, और ये सब लोग बैठ के देखा करते थे। फिर हुआ ये कि अगर आप इस जगह को देखें, हम्पी को, इसके आसपास कौन कौन से शासक हैं? आपका ये बीजापुर हो गया, ये गोलकुंडा हो गया, यहां आपका ऊपर की तरफ अगर आएंगे तो थोड़ा इस जगह पे आएंगे तो आप देखेंगे कि अहमदनगर है, और बीदर है, बरार। तो इसके आसपास जो है ना, बीदर, बरार, गोलकुंडा, ये सब जो है ना, दिल्ली खासतौर में अगर मैं इसकी हम्पी की बात करूं तो 1565 की मैं बात कर रहा हूं। इसमें एक तो डेक्कन के जो भी सल्तनत है, गोलकुंडा, मैं एक एक अक्षर लिख देता हूं, गोलकुंडा हो गया, बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, बरार हो गया, और बीदर। तो इन्होंने इसको, हम्पी को एक तरीके से, क्योंकि लड़ाई होती रहती थी, इनकी लड़ाई के कारण ये बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो हम्पी इस तरीके से बढ़ा और कम हुआ। अगर मैं बात करूं सूरत की, तो सूरत कहां है? बहुत इंपॉर्टेंट शहर है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, क्योंकि सूरत एक तरीके से एंट्री है। यहां देखिए, ये सी रूट वाला शहर, मतलब पत्तन है बेसिकली, ये तो पोर्ट है, तो यहां से एंट्री होती है। तो यहां इस खाड़ी को मैं यहां बता दूं आपको, एक यहां पर खाड़ी है, ये जो ये ऐसा पोर्शन मिलता है ना आपको, इसको हम खाड़ी कहते हैं। ये जो खाड़ी है इसको हम कहते हैं खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, या इसको कैम्बे भी कहते हैं, कैम्बे। तो आज का जो खंबात है, तो उस जमाने में कैम्बे, एक तो सूरत और फिर उसके बाद अहमदाबाद। तो जो सूरत है और अहमदाबाद, ये गुजरात में जो पश्चिमी व्यापार हो रहा था, गुजरात का जो इस यहाँ के आप ये थोड़ा सा सोचिएगा कि यहां पर कौन कौन से देश हैं, वहां से इनका व्यापार जो हो रहा था, इसके लिए ये जो सूरत है साथ में अहमदाबाद, ये बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र या वाणिज्यिक केंद्र बन गए थे। और जो सूरज यहां इस जगह पे अगर आप आएंगे, अरब की खाड़ी पे जाएंगे, तो ओरमुज की खाड़ी है,
यहां पर पूरा का पूरा जितना भी यहां से लोग आते थे, और अफ्रीका से भी आ रहे हैं, तो ये सारा का सारा यहां पर एंट्री यहीं से होती थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एंट्री नहीं हो रही है, एग्जिट भी हो रही है। कैसे? यहां के लोग भी जाते थे अलग अलग जगह व्यापार करने, और उस जमाने में जो यहाँ पर अरब है, इधर पे अरब है, मक्का मदीना सऊदी अरब, वहां पर जो लोग मुसलमान समुदाय के लोग जो हज के लिए जाते थे, तो वो जाते सूरत से ही थे। कहां से थे? हवाई जो पानी का जहाज है वो यहीं से रवाना होता था। कहां से? सूरत से। तो एक चीज और है कि सूरत एक मल्टी कल्चरल मल्टी नेशनल शहर था, यानी इसे कहेंगे सर्वदेशीय। सर्वदेशीय इसका मतलब यहां पर सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग एक साथ रहा करते थे। अगर 17वीं शताब्दी की तरफ ले जाऊं मैं आपको, तो वहां पर पोर्चुगीज हो गए, डच, पोर्चुगीज तो समझ गया पुर्तगाल के लोग, डच मतलब हॉलैंड के लोग, और अंग्रेज ऑफ कोर्स इंग्लैंड के लोग। तो यहां पर इन लोगों के एक तो यहां पर कारखाने थे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाली बात है, और साथ में माल गोदाम, यानी कि आप कहें वेयर हाउसेस, माल गोदाम, सामान रखने की जगह। ये आप इनको देखिएगा, इनका नाम है, ये बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार रहे, हिस्टोरियन, इनका नाम है ओविंगटन। ये जो ओविंगटन है, इन्होंने 1689 में जो सूरत बंदरगाह है उसका एक वर्णन करते हुए बताया कि ये इतना बिजी था कि यहां पर इसके सूरत पोर्ट के पास एक समय अगर आप देख लें किसी एक पॉइंट पे, किसी के इंस्टेंस पे, तो 100 से भी ज्यादा जहाज लंगर डाल के, लंगर मतलब लंगर जहाज तब डालता है जब उसको वहीं खड़ा रहना होता है, बहुत हैवी सा एक क्रॉस से निशान से वो उसको नीचे डाल देते हैं और फिर शिप मूव नहीं करता है। तो यहां पर एक साथ 100 एक खड़े देखे जा सकते थे, ये ओविंगटन ने बताया है। तो वाणिज्यिक केंद्र क्या हुआ? जहां पर उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्शन होता है, और माल को खरीदा बेचा जाता है, मतलब खरीद फरोख्त होती है। अच्छा, सूरत में बहुत सारी ऐसी दुकानें थी जिसमें होता क्या था? कपड़े, सूत, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉटन टेक्सटाइल की बात कर रहा हूं मैं, सूती कपड़ा। तो ये थोक तो हो ही रहा है, यानी होलसेल, और साथ में फुटकर यानी एक साथ, होलसेल मतलब होता है एक साथ बहुत सारा बेचना, फुटकर मतलब होता है जैसे आपके घर के पास की दुकान है, वो होलसेल से लाता है, थोक से लाता है, फुटकर में बेचता है। यहां पर सबसे फेमस ये थी कि जो जैसे ये वस्त्र है, इसके जो गोटा किनारे है ना, इसमें जरी का काम होता था। जरी एक बहुत चमकीला सा धागा होता है, उसका काम यहां पर होता था, बहुत सुंदर लगता था ये। और इसके लिए क्या हो गया कि आप देखिए, ये पश्चिम एशिया हो गया, नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये पश्चिम एशिया में मैं बता रहा हूं, अफ्रीका इधर हो गया, और यूरोप, इन सब में ये जो बाजार जो बन गए थे, वो बाजार चाह ही रहे थे कि भाई हमें ये जरी का सामान मिले और कॉटन टेक्सटाइल मिले। और जितने भी लोग आते थे, जैसे मैंने बताया, मल्टी फैसेटेड था, मल्टीपल लोग आते थे, व्यापारी के लिए बहुत अच्छी सुविधा थी। तो जितने भी लोग आते थे उनके लिए इन्होंने रेस्ट हाउस बना रखे थे, विश्राम गृह, ताकि इनको कोई भी दिक्कत ना आए। मनोरंजन के लिए सारे सामान थे, मतलब भव्य बड़े बड़े भवन बने हुए थे यहां पर। दो लोगों का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा यहां पे, एक तो काठियावाड़ सेठ, काठियावाड़ी, ये एक तो ये हो गए, और महाजन, दो लोगों की बात मैं करूंगा। इनकी ये जो साहूकार थे, साहूकार मतलब होता है मनी लेंडर, जो पैसा लेते हैं और उसको आप कहें कि किसी इंटरेस्ट पे आपको देते हैं और फिर वो इंटरेस्ट के साथ वापस लेते हैं। तो ये काठियावाड़ी और महाजन ये लेंडिंग का काम करते थे, साहूकार कंपनियां थी। इतनी अच्छी साहूकारी कंपनियां थी, इतनी फेमस थी कि यहां पर चलती थी हुंडी। हुंडी का मतलब ये है कि आपको ये साहूकार दे देगा, ये हुंडी बना के, मतलब कागज होता था, और उसके बाद आप गए यूरोप में किसी भी जगह पे और आपने ये कागज पेश कर दिया, तो उतने पैसे आपको मिल जाते थे। समझ रहे हैं आप? ये हुंडी का मतलब ये होता है, एक ऐसा दस्तावेज है, यानी कि अगर आप इस आदमी ने 100 रुपए जमा करा दिए, तो वो इसे 100 रुपए की एक हुंडी दे देगा, उसको पैसे लेके जाना नहीं पड़ेगा, और फिर यहां जाके जब ये हुंडी दिखाएगा तो इसको 100 रुपए यहां से वापस मिल जाएंगे। इतनी वैल्यू थी हुंडियां, मतलब इतनी ज्यादा वैल्यू, इस मतलब लोग मानते थे कि भाई सूरत इतनी बड़ी जगह है और इतना बड़ा वाणिज्यिक केंद्र हो गया कि अगर आप इजिप्ट में जाएं, इजिप्ट तो काहिरा, ये इजिप्ट हो गया, इराक में इजिप्ट हो गया, इराक में आपका बसरा हो गया, और इसी तरीके से बेल्जियम में एंटवर्प, यहां पर अगर हुंडी लेके जाते थे लोग तो इसकी मान्यता थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एंटवर्प में इसका गोल्ड ये डायमंड का काम होता है, राइट। तो ये सारी चीजें तो हुई, इसके अलावा
धीरे धीरे जो 17वीं शताब्दी के अंत में ना फिर ये सूरत धीरे धीरे खत्म होने लगा। कारण क्या था कि एक तो मुगल साम्राज्य खत्म हो रहा था, क्योंकि मुगल साम्राज्य जैसे खत्म होगा तो भाई बाजार भी बंद हो रहे थे, बाजार भी खत्म हो रहे थे और उत्पादकता कम हो रही थी। और दूसरा ये होता है कि जो पोर्चुगीज थे उन्होंने जितने भी समुद्री मार्ग थे इन पे कंट्रोल कर लिया था। और फिर जो मुंबई है, जिसको हम पहले बंबई कहते थे, बॉम्बे, ये इससे प्रतिस्पर्धा होने लगी थी, क्योंकि अब ये जो शहर है ये आगे बढ़ने लगा था। और क्योंकि यहां पर 1668 की मैं बात बताऊं, जो अपने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ट्रेडिंग कंपनी थी, उसने अपना जो मुख्यालय है वो यहां स्थापित कर लिया था। कहां पर? इस जगह पे, मुंबई। लेकिन सूरत ने ऐसा नहीं हुआ आज की आज ये कोई जर्जर अवस्था में, आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण कमर्शियल सेंटर है। गुजरात का जो सूरत है ये आज भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। अब मसूलीपट्टनम की बात करते हैं। ये मसूलीपट्टनम है, यहां पर देखिएगा। अब आप आंध्रा की तरफ आ जाइए। ओके, तो मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम एक ही बात है, एक ही शहर का नाम ले रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जब भी आपसे कहता हूं कोई बड़ा शहर, तो वो कहीं ना कहीं नदी के आसपास होगा। तो कृष्णा नदी का जो यहाँ पर डेल्टा है वहां पर है, ठीक। और इसमें जो ये जो है ये हॉलैंड, पहले मैं हॉलैंड मतलब डच, नीदरलैंड्स, तो हॉलैंड और इंग्लैंड, तो दोनों ही जो देश है, इनकी जो ट्रेडिंग कंपनियां थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC कर देता हूं। इन दोनों ने यहां पर मसूलीपट्टनम में कंट्रोल करने के लिए प्रयास किया कि भाई हमें मसूलीपट्टनम मिल जाए। क्यों? ऐसा कारण क्यों था? क्योंकि ये जो मसूलीपट्टनम है इस जमाने में, इस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट तट बन गया था, क्योंकि यहां पर बंबई था, यहां पर सूरत था, ऐसे बहुत सारे तट थे, पत्तन थे, पोर्ट थे। लेकिन यहां का क्या, इस जगह पे तो नहीं था ना कोई। तो उसके लिए जो मसूलीपट्टनम डेवलप हुआ, और फिर जो मसूलीपट्टनम का इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ कि यहाँ का जो किला है, मसूलीपट्टनम का जो किला है, फोर्ट है, वो भी किसने बनाया? वो बनाया हॉलैंड वासियों ने। जो मैं हॉलैंड कह रहा हूं ना, डच, हॉलैंड या डच, इन लोगों ने बनाया। यहाँ पर एक ईस्ट इंडिया का गुमाश्ता था, विलियम मैथवर्ल्ड। इन्होंने 1620 के बारे में बताया था कि गोलकोंडा जो है एक पतन है, और यहां पर जो कंपनियां हैं अपना एजेंट रखती है, राइट, अपने एजेंट रखती है। छोटा सा शहर है, ज्यादा कोई वो नहीं है, कोई इसका चार दीवारी भी नहीं है। और मतलब उसने बताया कि ये मछुआरा वाला नगर है, ठीक, इसमें कोई ज्यादा ऐसा कोई दम नहीं है इस शहर में, ऐसा उसने बताने की कोशिश की। अब यहां गोलकुंडा की बात अगर मैं करूंगा कि यहां पर जो थे शासक थे वो थे कुतुब शाही। मैं गोलकुंडा की बात कर रहा हूं, यहां पर जो शासन कर रहे थे वो थे कुतुब शाही, QS। अब इन्होंने क्या किया, कपड़े, मसाले और बाकी ऐसी जो चीज थी बिक्री हो रही थी, उस पर कहा कि भाई हमारा अधिकार है। उसका अधिकार इसलिए था कि ऐसा ना हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी चल रही है, या ये लोग अमीर भी हैं और बहुत जगह इन्होंने हाथ भी फैला लिए हैं, पैर भी फैला लिए, तो उनका कंट्रोल इन सब, ऐसा ना हो कि एकाधिकार हो जाए, यानी कंपनी टेक ओवर ना कर ले, तो इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। अब जो अलग अलग व्यापारी थे, जैसे आप कहिए कि जो गोलकुंडा के, जीसी कर देता हूं, जीसी के जो कुलीन वर्ग थे, यानी कि जो अमीर लोग थे, कुलीन वर्ग कर लीजिए, और फिर जो फारसी सौदागर थे, फारसी सौदागर कर देता हूं। एक और तेलुगु के बारे में बताया था आपको, चेट्टियार, ये हो गया। और जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, ये इन्होंने, इन सब ने मिलकर ये जो मसूलीपट्टनम है, इसको एक तो आबादी वाला, बहुत घनी आबादी वाला शहर बना दिया, और साथ में क्योंकि ये सब ट्रेडिंग कम्युनिटी से आते थे, इन्होंने इसको बहुत बड़ा समृद्धशाली शहर भी बना दिया। कहने का मतलब कि यहां पर वाणिज्य वाले काम होने लगे, पैसे वाले काम होने लगे। ओके, हुआ ये कि जब जो मुगल्स थे उन्होंने गोलकुंडा यहां पर अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, तो यहां पर एक सूबेदार था, इस जगह पे एक सूबेदार था गोलकुंडा का, उसका नाम था मीर जुमला। इसने क्या किया, क्योंकि वो खुद भी एक सौदागर ही था, खुद भी एक ट्रेडर था, उसने क्या किया कि जो हॉलैंड वाले हैं और जो इंग्लैंड वाले हैं, इनको आपस में लड़ा दिया, भिड़ाना शुरू कर दिया। और हुआ फिर उसके बाद ये कि फाइनली औरंगजेब ने 1686 और 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा इसको अपने अंडर में मिला लिया, ठीक, गोलकुंडा को अपने अंडर में ला लिया। अब हुआ क्या कि भैया यूरोपियन कंपनियों को कोई ना कुछ तो देखना पड़ेगा। अब तो मुगल ने अपने कंट्रोल में ले लिया, तो इनको अपने दूसरे विकल्प ढूंढने पड़े कि अब क्या करें, क्या नहीं करें। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए कि हम कोई भी अगर शहर ढूंढे ना,
तो ऐसा नहीं है कि भाई ये केवल एक ही चीज काम कर रहा हो, यानी इस राजनीतिक वाला काम भी, राजनीति वाला भी काम करे हमारे लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अच्छा हो कि भाई हम प्रशासन कर सके, और कमर्शियल एक्टिविटी भी यहां पर हो सकी। तो एक ही शहर ऐसा क्यों ना हो। तो कंपनी के जो व्यापारी है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है मुंबई, जैसे मैं बता रहा हूं कि एम कर देता हूं, आज की जो मुंबई है, कोलकाता, पहले कलकत्ता थी, ये के कर देता हूं, कोलकाता, आज कोलकाता है, और मद्रास, यानी मुंबई और आपका मद्रास हो गया, यहां पे मद्रास, और ये कोलकाता, ये जो तीन है, इस जगह ये लोग चले गए। तो हुआ ये कि जो मसूलीपट्टनम इतना इसका हाई राइज हुआ था, बेचारे धीरे धीरे इसका व्यापार खत्म हो गया। और अगर आज आप जाएंगे तो आपको केवल मतलब एक नॉर्मल सा शहर लगेगा, कोई ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त थी शहर और इतना चला था ये उस जमाने में। अब नए नगर और व्यापारी की जहां तक हम बात करते हैं, तो मैं 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। इसमें क्या हुआ कि यूरोप के जो देश थे वो कुछ, उनका काम ये था, क्योंकि मेन चीज क्या थी, हमारे यहाँ क्या फेमस था, हमारे यहाँ एक तो मसाले फेमस थे, कपड़े फेमस थे, इसके लिए तो वो बिल्कुल मतलब यहाँ वहां ढूंढ रहे थे। और क्योंकि जो अगर आप यूरोप की बात करें और फिर आप जो पश्चिमी एशिया की बात करें, मैं पश्चिमी एशिया कर देता हूं इसको, तो यहां पर इस चीज की बड़ी मांग थी, बहुत ज्यादा मांग थी। तो हुआ ये कि जो हॉलैंड वासी हैं और जो फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी, हॉलैंड और इंग्लिश, ये तीनों ही, क्योंकि ये लोग बहुत इधर उधर निकले, कई जगह इन्होंने अपनी कॉलोनियां बनाई। तो इन्होंने क्या किया कि भाई अपने पूर्व में, उत्तर नॉर्थ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो इनका जो पूर्व है, मतलब अगर आप यूरोप यहां देख ले तो पूर्व इस जगह के लिए यहां पर इन्होंने अपनी जो भी कमर्शियल एक्टिविटी थी इसको बढ़ाना था, उसके लिए इन्होंने सबने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा मतलब समझ लीजिए कि ट्रेडिंग कंपनी, जो अलग अलग देश में जाके व्यापार करेगी। तो हुआ ये कि जब लोग यहां पर ये आए तो मेन दो लोगों का नाम लूंगा, एक तो मुल्ला अब्दुल गफूर, पहले अक्षर लिख रहा हूं, और दूसरे थे आपके वीरजी वोरा। कौन कौन हो गए, मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा। अब ये उस जमाने में इंडियन व्यापारी थे और इनके पास बहुत सारे जहाज हुआ करते थे। तो पहले तो इन्होंने इनसे लोहा लेने की कोशिश की, या ये कहें कि भाई इनके सामने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये यूरोपियन कंपनी थी, इनके पास नौसेना की शक्ति बहुत ज्यादा थी, यानी कि नौ शक्ति बहुत थी, यानी कि जहाज इनके पास बहुत ज्यादा थे, और नौसेना की शक्ति मतलब इनमें कैनन वगैरह भी हुआ करते थे। तो फाइनली जो है ये जो जितने भी बड़े बड़े नाम मैंने लिए, कि चाहे वो अब्दुल गफूर हो या फिर वीरजी वोरा हो, इनको फिर एक एजेंट की तरह ही काम करना पड़ा, किनके अधीन, इन लोगों के अधीन, किनके अधीन, इन लोगों के अधीन। और फिर फाइनली क्या हुआ कि भाई कौन कौन लोग रहे थे, इंग्लिश भी थे, हॉलैंड वासी भी थे, मतलब डच भी थे और फ्रांसीसी भी थे। लेकिन फाइनली ये देखा गया कि जो अंग्रेज थे ये फाइनली सबसे सफल हुए, यानी कि एक तो ये कमर्शियल तौर पे और साथ में ये राजनीतिक, यानी कहें कि एक पॉलिटिकल वे में भी ये काफी इनकी शक्ति बढ़ी और ये यहां पर आके स्थापित हो गया। फिर उसके बाद काफी चीजें चेंज हुई, आपको पता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी चीज थी कि वस्त्र, हर जगह वस्त्र वस्त्र वस्त्र, कपड़े चल रहे थे या मसाले चल रहे थे बस। तो वस्त्रों का इतना काम बढ़ गया कि जितने भी लोग थे उन्होंने अपना सब काम छोड़ के, एक तो कताई का काम, बुनाई का काम, धुलाई का काम, रंगाई का काम, जितने भी काम हो सकते हैं कपड़े से रिलेटेड, उन सब में इन्होंने आना शुरू किया और शिल्पों का भी विस्तार हुआ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हुआ ये कि धीरे धीरे जो शिल्पजन थे या कपड़े बनाने वाले थे, जो भी काम करते थे, वो काम कर रहे थे पेशगी वाली प्रणाली पे। अब पेशगी वाली प्रणाली का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई शिल्पजन है या आप कपड़ा का काम करते हैं, तो यहां पर आप यूरोपीय एजेंट से पैसा ले लेंगे, पैसे ही मान लीजिए आपने 1000 रुपए ले लिए। अब इससे आप सामान भी पहले ही पैसे मिल जाते थे, तो आप अपना सामान, आपको अपना जो भी प्रोवाइड हो रहा है उसके हिसाब से आप वही कपड़ा बनाएंगे, वही डिजाइन बनाएंगे जो आपको इसने कहा है। यानी कि आप स्वतंत्रता नहीं थी आपकी, आप अपना कोई डिजाइन है या अपना कोई भी कपड़ा है या आप किसी और को बेचना है, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इन्हीं से पैसा लिया है, आपको इन्हीं के लिए बनाना है और इन्हीं के हिसाब से बनाना है, राइट। तो यहां पर हम 18वीं शताब्दी पे अगर आ जाए तो मुंबई, कोलकाता और मद्रास, यहां पर क्या हुआ, ये जो शहर है, ये बहुत बड़े बड़े शहर, आज भी बहुत बड़े शहर हैं, ये आज के प्रमुख महानगर हैं, ये बहुत बड़े शहर बन के इनका विकास हुआ।
क्योंकि इसमें बहुत सारे, चाहे आप शिल्प की बात करें, शिल्प मतलब होता है जो आर्टिस्टिक काम होता है, शिल्प हो गया या वाणिज्य हो गया, कमर्शियल एस्पेक्ट देख लें, इन दोनों में ही ये सब लोग आगे रहे। और जितने भी यहाँ पर कारीगर थे जो शिल्प का काम करते थे, जो काम करते थे, और साथ में जो ट्रेडर्स थे, जो सौदागर थे, हुआ क्या कि यहाँ पर इन लोगों को अलग से घेटवाइजेशन हो गया। यानी कि पूरा एक मद्रास है तो इनको कोने में छोड़ दिया गया और एक छोटा सा इनका ब्लैक टाउन नाम की जगह बना दी गई। ये देखिए आप ब्लैक टाउन एक चित्र देख रहे हैं मद्रास का ये, तो यहां पर इनको बेचारों को एक तरीके से धकेल दिया गया, क्योंकि जो गोरे शासक थे, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, ये इंग्लिश आपको अब सब कुछ अंग्रेज चल रहा है। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भी हिंदुस्तानी लोग थे जो काम वाम करते थे उन सबको घेटवाइज कर दिया। घेटवाइज का मतलब होता है मार्जिनलाइज, मतलब एक कोने में धकेल दिया। जैसे आज अगर आप मुसलमान और दलितों को देखते हैं, हमने पूरी तरीके से घेटवाइज कर रखा है, मार्जिनलाइज कर रखा है। उसी तरीके से उन लोगों को उस जमाने में इसको ब्लैक टाउन कहा करते थे। और जो गोरे थे, अगर मैं मद्रास की बात करूं तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, और कलकत्ता में अगर आप देखें तो फोर्ट सेंट विलियम, ये बड़ी बड़ी जगह हैं, आज भी हैं। वहां पर बड़ी बड़ी कोठियां में ये जो अंग्रेज लोग हैं ये आलीशान तरीके से रहते थे, राइट। तो ये एक चित्र यहां पर देखिएगा, ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत का है। बंबई की एक सड़क है, बहुत सारे काम होते थे। बंबई बहुत बड़ा शहर है उस जमाने में भी, आज भी। मैं आपको ले जाना चाहूंगा उस जमाने में और क्या हो रहा था। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। हुआ ये कि वास्को डी गामा जो है ये पोर्चुगीज है। वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा जो है ये पोर्चुगीज है। इन्होंने क्या किया, जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, इसमें एक केप ऑफ गुड होप जगह है, मतलब एक कहें कि संधि है या इलाका है, वहां से निकले और फिर उसके बाद जो हिंद महासागर है इसको पार किया और हिंदुस्तान पहुंच गए। एक साल से ज्यादा इनको समय लगा, पहली चीज तो ये है। और यहां पर ये जो कालीकट में आए थे, अगर मैं यहां दिखा पाऊं, ये इस जगह की बात कर रहे हैं, ठीक। मतलब आज का जो केरल है वहां पर जो कालीकट है वहां पर ही आए। और कब आए थे ये? 1498 में आए। और कहां आए? कालीकट, हिंदुस्तान में, तब यहां पर आए। और फिर उसके बाद अगले साल ही ये लौट गए। उनकी जो राजधानी थी लिस्बन में लौट गए। इस यात्रा के दौरान ये जो लाए थे 4 जहाज लाए थे, तो 2 तो इसमें बेचारे टूट गए, नष्ट हो गए। 170 यात्रियों के साथ आए थे ये बेचारे, केवल मात्र 54 बचे, ओनली 54 बचे। उसके बाद ये इन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया, इन्होंने जो रास्ता पकड़ा, वो ही आगे चल के जो इंग्लिश है, अंग्रेज, हॉलैंड यानी कि डच, और साथ में फ्रांसीसी, इन नाविकों ने जो समुद्री यात्रा करते थे, उन्होंने इन्हीं वास्को डी गामा का रास्ता ही पकड़ा। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक और यहां पर आप देखेंगे, एक इटालियन कहीं एक्सप्लोरर भी रहे, बहुत बड़ा नाम है ये, इनका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये क्रिस्टोफर कोलंबस, सीसी लिख रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर अच्छा ठीक है, ऐसा है, ये यूरोप है, ठीक, अगर यहां से इंडिया पहुंचा जा सकता है, ये इंडिया है, तो क्योंकि पृथ्वी गोल है तो मैं यहां से अगर जाऊं तो भी पहुंच जाऊंगा, पृथ्वी तो गोल है ना। तो इन्होंने सोचा मैं यहां की तरफ निकलता हूं। तो ये यहां से यूरोप से इस तरफ ना होके, जो कि आपके इन्होंने लिया था वास्को डी गामा ने, वो इधर से ना लेके उन्होंने ये रास्ता लिया। अब ये रास्ता इन्होंने लिया तो सही, यानी कि जो अटलांटिक महासागर है उसको, ये जो अटलांटिक ओशन है इसको इन्होंने क्रॉस किया, और यहां पर पश्चिम की ओर ये यात्रा करते रहे। और यहां पर आप कहां पहुंच गए कि उन्होंने कहा कि ये तो गोल है, मैं तो पहुंच ही जाऊंगा इंडिया। वो यहां पहुंच गए इस इलाके में, और इसी को कहते हैं वेस्ट इंडीज। इसी का नाम आया, इंडिया ढूंढने निकले थे और इंडीज पहुंच गए, इसलिए वेस्ट इंडीज। ये जो भाग हुआ ये ईस्ट अगर है तो इसको इन्होंने वेस्ट इंडीज का नाम दिया, और वेस्ट इंडीज इस तरीके से चला गया। 1492 में ये वेस्ट इंडीज के तट पे पहुंचे थे। कौन सा पहुंचे थे? क्रिस्टोफर कोलंबस, ध्यान रहेगा। उसके बाद तो खैर अमेरिका और ये सब लोग ने यहां पर आए, और जो भी हुआ वो तो खैर हिस्ट्री है। तो ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।